चलिए आइए, जनन देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हो गया था। आइएगा, लिखिए, हेडिंग डालिएगा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। फूल वाले पौधों में जो भी क्या देता है, फूल देता है। तो पहले जानते हैं बाबू, है ना, लिखिएगा पुष्पी पादप या पुष्पी पौधा, है ना, पुष्पी पादप, है ना, लिखिएगा पुष्पी पौधा या पुष्पी पादप, लिखिएगा। वो ऐसा पौधा जिसमें फूल लगता है, वो ऐसा पौधा जिसमें फूल लगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। वो ऐसा पौधा जिसमें फूल लगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। अब आइए अगला, हेडिंग डालिएगा, पुष्पी पादप की संरचना। संरचना, पुष्पी पादप की संरचना। पुष्पी पादप किसे कहते हैं बाबू? वो ऐसा पौधा जिसमें फूल लगता है, जिसमें फूल लगता है उसे पुष्पी पादप कहते हैं। अब आइए अगला हेडिंग डालेगा, पुष्पी पादप की संरचना। देखिए पुष्पी पादप की संरचना कैसे होता है बाबू, देखिए इस तरीके से मान लिया जाए, देखिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हम देते हैं पार, और ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर से, यहाँ पर से ये, और मान लीजिए यहाँ पर से ये, और एगो यहाँ पर दे देते हैं और एगो यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ से यहाँ, यहाँ मान लीजिए जाए, यहाँ देखिए ये आज देखिए, और यहाँ पर इसको, ठीक है, ये रहता है ना। देखिए इसको बोलते हैं, पुष्पी पादप में 4 अंग होता है। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होता है। देखिए ये एक पत्ता जो है इसको कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल, है ना। ये बहुत सारा रहेगा तो बोलेंगे बाह्य दल पुंज, है ना। देखिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका, इसका नाम है दल। अब ये एगो है तो बोलेंगे दल, दो या दो से अधिक है तो बोलेंगे दलपुंज। इसको बोलते हैं पुमंग, इसको बोलते हैं पुमंग, ठीक है। ये पूरे को बोलते हैं पुमंग। अब ये बहुत सारा रहेगा तो बोलेंगे पुंकेसर, है ना। बहुत सारा रहेगा तो क्या बोलेंगे? पुंकेसर, ठीक है। और इसको बोलेंगे जयांग, जयांग। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, काम क्या क्या करता है। देखिए ये जो पत्ता होता है ये हरा जैसा होता है। कैसा होता है? हरा जैसा होता है। ये एक पत्ता रहेगा तो बोलेंगे दल, बाह्य दल। एक पत्ता को क्या बोलेंगे?
बाह्य दल। ये पत्ता बहुत सारा देखते हैं, हरा हरा चारों पट्टी अरहुल का फूल लेते हैं तो चारों पट्टी हरा हरा नीचे में रहता है जड़ी में, तो बहुत सारा पत्ता रहता है ना। तो ये टोटल पत्ता से मिला के, टोटल पत्ता को मिला के हम बोल सकते हैं क्या, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज है ना, बाह्य दल पुंज। अब ये एक हुआ है, ये भी बहुत सारा रहेगा तो बोलेंगे दल पुंज। अब देखिए ये पुमंग, इसको बोलते हैं पुमंग। ये भी दो से अधिक रहता है तो इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर है ना, पुंकेसर है ना, इसको बोलेंगे पुंकेसर है ना, इसको बोलेंगे पुंकेसर, पुंकेसर है ना। चलिए आइए देखिए, अब एक एक करके जानते हैं। सबके पहले काम क्या है देखिए। ये जो दोनों देख रहे हैं, लिखते हैं पुष्प के कितने अंग है बाबू, लिखिएगा पुष्पी पादप के 4 अंग है, पुष्पी पादप के अंग है ना, लिखिएगा ये 4 अंग है। कितने अंग है बाबू, 4 अंग है ना, 4 अंग देखिए ना, 1 अंग 2 अंग 3 अंग 1 4 अंग। कितने अंग है, 4 अंग। पहला अंग है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज है ना, पहला है बाह्य दल पुंज, ठीक है। दूसरा है बाबू, दूसरा है दलपुंज, दूसरा है दल पुंज, और तीसरा है पुंकेसर, और चौथा है जयांग, चौथा है जयांग। देखिए अब इसमें जो होता है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके कितने अंग है, 4 अंग है, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और जयांग। फूल में कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अभी यही चारों अंग से काम करना है। देखिए ये जो दोनों अंग होते हैं, ये जो दोनों अंग होते हैं, ये दोनों जो अंग होते हैं बाबू, इसको बोलते हैं सहायक अंग, सहायक अंग। इसको क्या बोलते हैं, सहायक अंग। और ये दोनों जो होते हैं इसको बोलते हैं जनन अंग, जनन अंग। ये दोनों को बोलते हैं जनन अंग। अब सहायता कौन सी करता है भाई, तो ये देखिए दलपुंज है और बाह्य दल है और दलपुंज है, किसमें सहायता करता है, तो इसमें फल लाने में सहायता करता है दोनों अंग, बाह्य दल और दलपुंज। ये जो होता है रंग बिरंगा होता है। आप फूल में देखते होंगे कभी हरा पीला नीला फूल रहता है ना, तो ये क्या करता है, भंवरों को आकर्षित करता है। ये क्या करता है, ये भंवरों को आकर्षित करता है, ये आकर्षण का केंद्र कर। और ये हरा होता है, ये कैसा होता है, हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती रहती है। अब ये हरा होता है तो यहाँ पर खोची आएगा, हरा पीला रहता है, देखते हैं फूल पर आके भंवरा बैठता है, तो ये भंवरा को आकर्षित करता है। ये किसका काम है, आकर्षण करना। ये भंवरा कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठता है कि नहीं बैठता है, हर जगह बैठता है। तो देखिए ये जो है पुमंग जो है नर जनन अंग है। क्या है, नर जनन अंग है। और ये जो है मादा जनन अंग है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है। पुमंग जो है कौन सा जनन अंग है, नर जनन अंग है, और ये मादा जनन अंग है। तो देखिए अब फूल यहाँ आया, कभी फूल यहाँ, भंवरा यहाँ आया, कभी यहाँ बैठेगा, कभी यहाँ बैठेगा, ऐसा होता है ना। तो ये भंवरा को बुलाता है, इसलिए ये दोनों कौन सा अंग हो गया है,
सहायक अंग। इस जनन की क्रिया में क्या करता है, पूछेगा कि सहायक अंग कौन कौन है। कौन कौन है बाबू, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पूछेगा पुष्पी पादप में जनन अंग कौन है, तो पुंकेसर और जयांग। पुंकेसर और जयांग। इतना है क्लियर। आगे बढ़ें, हैं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो गया इस वन। चलिए अब देखिए, अब एगो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि आप बताइए दलपुंज और बाह्य दलपुंज में अंतर। बहुत बार पूछा गया है ना, दलपुंज और बाह्य दलपुंज में अंतर। तो लिखिएगा, है ना, एक पर लिखिएगा, इसको मिटाएं। देखिए आइए, अब इसको हम मिटाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, हो गया ना इसका। चलिए मिटाते हैं, फिर से अभी आएगा ये, चिंता नहीं करना, अभी फिर आएगा ये अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी तो यह स्टार्ट हुआ है ना। अभी पूरा संरचना अच्छा से आया कहाँ है, अभी एक एक अथी पर होगा बात, है ना। अभी तो ये ऊपर ऊपर रहा है। देखिए अब एक पट्टी लिखिएगा बाह्य दलपुंज, है ना, बाह्य दलपुंज। एक पट्टी लिखिएगा दलपुंज, ठीक है। लिखिएगा पहला पॉइंट, बाह्य दलपुंज में लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा बाह्य दलपुंज में ये हरा होता है। पहला पॉइंट, ये हरा होता है, ये हरा होता है, ये हरा होता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए इसमें, या अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। पहला पॉइंट ये हरा होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला पॉइंट, ये जनन अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। ये इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लिखे। अगला पॉइंट, इसमें ये जनन अंग को रक्षा प्रदान करता है ना। लिखिएगा ये जनन अंग को रक्षा प्रदान करता है, ये जनन अंग को रक्षा प्रदान करता है। देखिए हो गया। ये हरा होता है, हरा होने के कारण इसमें क्या होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ये क्या करता है, जनन अंग को रक्षा प्रदान करता है। ये लिखिएगा, ये पट्टी आप आ जाइए। अब लिखिएगा दलपुंज में, ये रंग बिरंगा होता है, 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 इसमें ये रंग बिरंगा होता है, इसमें रस भरा होता है, ये रंग बिरंगा होता है, इसमें रस भरा होता है, ये रंग बिरंगा होता है, ये रंग बिरंगा, ये रंग बिरंगा, ये रंग बिरंगा होता है, इसमें रस भरा होता है, इसमें रस भरा होता है, ये भंवरों या कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करता है, ये भंवरों या कीड़े मकोड़े को आकर्षित करता है, ये भंवरे या कीड़े मकोड़े को
आकर्षित करता है, नहीं। अगला पॉइंट, ये फूलों को खूबसूरत बनाता है, ये फूलों को खूबसूरती प्रदान करता है, ये फूलों को खूबसूरती प्रदान करता है, ये फूलों को खूबसूरती प्रदान करता है। हो गया, ये फूलों को खूबसूरती प्रदान करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज में क्या बताएं अंतर। तो ये कैसा होता है बाबू, हरा होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये जनन अंग को रक्षा प्रदान करता है, ये रंग बिरंगा होता है, इसमें रस भरा होता है। वही रस सूखने के लिए कौन आता है, कीड़े मकोड़े भौरे आते हैं, है ना। और ये फूलों का क्या करता है, खूबसूरती प्रदान करता है। फूलों को देखने में अच्छा लगता है ना, तो खूबसूरती प्रदान करता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जिसकी बात करना उसका बात करते हैं। हमको बात करना है इसके जनन अंग वाला, है ना, यहाँ पर बात करना है इसका जनन अंग में को। तो जनन अंग में देखिए दो ये गो होता है, वो दो गो कौन सा अंग है, सहायक अंग है। कौन सा अंग है, देखिए जनन अंग दो ही गो है, पुंकेसर और जयांग। ये दोनों तो सहायक अंग है। पूछेगा कि सहायक अंग कौन कौन है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, है ना। एक पत्ता जिसमें रहेगा उसको बोलेंगे दल, और जिसमें बहुत सारा पत्ता हो गया तो बोलेंगे दलपुंज। एक पत्ता इसमें रहेगा तो बोलेंगे बाह्य दल, और बहुत सारा रहेगा तो बाह्य दलपुंज, है ना। पुंज मतलब क्या होता है, ढेरी ना, बहुत सारा, है ना। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं पुंकेसर का। तो देखिए पुंकेसर का फिगर हम ऐसे पा रहे थे, और यहाँ पर ऐसे करके थैली पर लगा दी, तो इसमें हम छोटा छोटा गोली बनाए थे। ये था पुमंग, इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। देखिए एगो था, एगो था तो कौन सी बोले, पुमंग। ये बहुत सारा रहेगा तो क्या बोलेंगे, पुंकेसर, है ना। तो लिख सकते हैं ये कौन सा अंग है, नर जनन अंग है ना, नर जनन अंग है। लिखेगा पुमंग में, लिखते चलिए साथ साथ, पुमंग ये नर जनन अंग है ना। ये इकाई के रूप में होता है, उसे पुमंग कहते हैं, है ना। ये इकाई के रूप में मैंने अकेला होता है, ये अकेला होता है तो इसे पुमंग कहते हैं। ये अकेला होता है तो इसे पुमंग कहते हैं, है ना। ये अकेला होता है तो इसे क्या कहते हैं बाबू, पुमंग कहते हैं। और ये बहुत सारे पुमंग एक साथ मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसे पुंकेसर कहते हैं बाबू, है ना। पुंकेसर कहते हैं बाबू उसे, है ना, उसे पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए पुंकेसर जो है या पुमंग जो, पुंकेसर जो है बाबू, पुंकेसर में देखिए दो चीज़ है। क्या है, पुंकेसर में देखिए दो चीज़ है। एक देखिए, अब देखिए इसको अलग अलग हम बांट रहे हैं। ये पूरे घटना को क्या कहते हैं, इसको पुंकेसर। ये जो डंडा नुमा संरचना है, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं तंतु। इसको क्या बोलते हैं, तंतु। इसको क्या बोलते हैं, तंतु। हाँ, ये जो देख रहे हैं, ये जो थैली जैसा है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं परागकोश। परागकोश, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, है ना। तो पुंकेसर में दो चीज़ होता है, एक होता है तंतु होता है बाबू, एक होता है पराग कोश होता है। अब देखिए पराग कोश में भी दो गो होता है। पराग कोश के अंदर एक देखिए बिंदु बिंदु जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकण। इसको बोलते हैं परागकण,
है ना। पुंकेसर के अंदर छोटे छोटे लिखे, देखिए ये पूरे के क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। ये पूरा में दो चीज़ है, एक ये देखिए ये जो डंडा-नुमा देख रहा है, ये डंडा-नुमा जो संरचना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु। तो तंतु में लिख सकते हैं पुमंग दो भागों में हम बांट दिए पुमंग को, एक तंतु एक पराग कोश में। तो तंतु में लिख सकते हैं आप कि ये डंडे-नुमा संरचना होती है जिसे तंतु कहते हैं, ये डंडोनुमा संरचना होती है जिसे तंतु कहते हैं। अब पराग कोश में लिखिएगा, पराग कोश में लिखिएगा ये डंडेनुमा संरचना होती है जिसे तंतु कहते हैं, है ना। तंतु लिखिएगा, ये डंडेनुमा संरचना होती है जिसे तंतु कहते हैं, लिखे। हो गया। इसमें लिखे ये डंडेनुमा संरचना हो, डंडेनुमा संरचना को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। अब देखिए, अब ये पराग कोश, तो पराग कोश कहाँ है, इसके ऊपर एक थैली जैसी क्या है संरचना है ना, थैली जैसी। तो लिखिएगा तंतु के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पराग कोश कहते हैं। तंतु के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, है ना। तंतु के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, है ना। अब देखिए परागकोश के अंदर क्या है बाबू, छोटे छोटे कण है जिसे क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, पराग कण कहते हैं। हो गया। तंतु के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे पराग कण कहते हैं। थैलीनुमा संरचना के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे पराग कण कहते हैं। यही पराग कण क्या है बाबू, नर युग्मक। यही पराग कण क्या है, नर युग्मक। ये कैसा होता है, हम बताए थे नर युग्मक कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है, ये एक कोशिकीय है बाबू, एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय होता है। देखिए इसका कहानी हो गई खत्म, कोई दिक्कत इसमें। ये देख रहे हैं लंबा जैसा है, उसको तंतु बोलते हैं। इसके ऊपर के जो थैली है उसको बोलते हैं परागकोश, है ना। तो पुंकेसर को दो भागों में बांटती है, एक तंतु एक परागकोश। हो गया। तंतु जो डंडेनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और तंतु के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। जो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। आगे बढ़े, एक कोशिकीय होता है। अब आइए, है न, अब आइए बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं। अब देखिए एक वो कहानी आप पढ़ लिए कि पुंकेसर में अब कोई पूछेगा कि पराग कोश में जो छोटे छोटे अंग कण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। और पराग कण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक ऐसा होता है, एक कोशिकीय होता है। हो गई, इसका कहानी क्या हो गया। अब आइए आपका जयांग पर, आप लिखिएगा जयांग, है न। अब आइए जयांग, अब आइएगा जयांग पर। देखिए
लिखिएगा जयांग। जयांग क्या है? तो लिखिएगा ये मादा जनन अंग है। ये क्या है? वो कौन जनन अंग था? वो जो पुंकेसर था, कौन सा जनन अंग था? नर जनन अंग। ये कौन सा जनन अंग है? मादा, है ना? यह मादा जनन अंग है, जनन अंग है, ठीक है। यह है मादा जनन अंग। अब देखिए मादा जनन अंग का, देखिए फिगर हम पार देते हैं बाबू। देखिए ये मादा जनन अंग का, देखिए तो ये हो गया बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको जो ऊपर वाला को कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, 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 ठीक है। वर्तिकाग्र, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिका। हाँ, इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो होता है कुछ चिपचिपा दर्भ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है चिपचिपा ऐसे दर्भ होता है, ठीक है। चिपचिपा दर्भ होता है यहाँ पर। अब देखिए ये पूरे को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। पूरे को क्या कहते हैं? जयांग, है ना। ये मादा जनन अंग। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके करके बीज रहता है। ये मान लीजिए बीज है, ये अंडकोश है, इसको अंडकोश कहते हैं, अंडकोश कहते हैं। आई हो गया बीजांड, बीजांड, है ना। इसको बोलते हैं बीज या बीजांड, ठीक है। ये या उसको भ्रूण कोश बोलते हैं, है ना। बीजांड कहिए या भ्रूण कोश कहिए, वो भ्रूण कोश कह दीजिए, भ्रूण कोश कह दीजिए। देखिए अब देखिए क्या होता है। अब जो नर जनन अंग है, ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर ये दंडेनुमा संरचना वाला था, ये थैलिया जो था, थैलिया में क्या था? कण था ना। कौन था? पराग कण था। यही कण किसी भी माध्यम से, ध्यान से सुनना है, यही कण यहाँ से किसी भी माध्यम से, भौरा के द्वारा, हवा के द्वारा, कोई आदमी यहाँ से उठा कर ला दे, किसी भी माध्यम से पराग कण यहाँ से उड़ के कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो उसको बोलते हैं परागन। उसको बोलते हैं परागन। किसी भी माध्यम से आ जाए। ये नहीं हम करें कि भौरे लाए, आप भी पकड़ के ला सकते हैं, इसके बीच से यहाँ लाइए। तो यहाँ जब वो आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब वो आया तो यहाँ पर चिपचिपा दर्भ हो रहा था, उसको क्या करेगा? वो पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद जब परागकण यहाँ आएगा तो यहाँ पर नली का निर्माण करेगा। इस तरीके से कर करके नली का निर्माण करेगा, इस तरीके से। यहाँ तो बहुत सारा बीज आएगा, लेकिन कितना बीज आएगा? एक बीज अंदर प्रवेश करेगा। देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए ध्यान से देखिएगा, ऐसे होते हुए यहाँ पर क्या करेगा? प्रवेश ऐसे करेगा, और यहाँ पर इस आकार में रहता है बीज धरा हुआ। इसी पर जाके वो क्या करेगा? अंदर जाएगा। और आप याद कीजिए, हम बताए थे रासायनिक अनुवर्तन गति, वहाँ पर हम बोले थे रासायनिक अनुवर्तन गति में हम बताए थे कि एक यहाँ से यहाँ तक के जो घटना आती है ना, उसी को क्या कहते थे? रासायनिक अनुवर्तन गति, है न। तो यहाँ से वो जो आया, कौन आया? परागकण। यहाँ से परागकण सीधे 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 आके कहाँ मिल गया? भ्रूण कोश में जाके वो अटैच हो गया, और यहाँ पर फिर कौन निर्माण करेगा? फल का निर्माण करेगा, फल का निर्माण। अब देखिए, तो अब कहते किससे हैं? अब देखिए वर्तिका क्या है? अब लिखिएगा वर्तिका, है ना, लिखिएगा वर्तिकाग्र,
लिखिएगा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, लिखिएगा वर्तिकाग्र, लिखिएगा वर्तिकाग्र, लिखिएगा वर्तिकाग्र। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई वर्तिका के शिखर पर, वर्तिका के शिखर पर, वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपी रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चिपटी एवं चिपचिपा रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, है नहीं। वर्तिका के शिखर पर फूली हुई छोटी चपटी एवं चिपचिपा रचना होती है, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं, है नहीं, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब लिखिएगा वर्तिका, है नहीं, लिखिएगा वर्तिका, लिखिएगा गर्दन नुमा। ये देखिए ये क्या है, गर्दन जैसा है ना, तो लिखिएगा गर्दन, लिखिएगा ये लंबी एवं पतली वृत्त जैसी संरचना निकली है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ये लंबी पतली एवं पतली वृत्त जैसी संरचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। ये लंबी पतली एवं वृत्त जैसी संरचना होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। लिखे, जिसे वर्तिका कहते हैं। अब देखिए इन नली को कहते हैं पराग नलिका, पराग नलिका, इसको बोलते हैं पराग नलिका। पराग नलिका के माध्यम से कौन चीज जाता है, पराग कण जाता है, कहाँ, भ्रूण कोश में या अंडाशय के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं पराग नलिका। ठीक है। अब देखिए इतना हमको दिक्कत, देखिए यहाँ से अब एक बात हम बोले थे, पराग कण निकल के कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र पर पहुँचने की घटना को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन को क्या कहते हैं, परागन। तो लिखिएगा परागन किसे कहते हैं, लिखिएगा परागन, हेडिंग डालिए परागन, लिखिएगा पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर पराग कोशों से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। लिखे, पराग कणों को पराग कोशों से निकलकर, इसको बोलते थे पराग कोश बोले थे, है ना। तो पराग कण पराग कोशों से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को या पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परागन कहते हैं। हो गया। पराग कणों पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अभी मिटाते हैं। अब ये जो परागन है दो प्रकार के हो सकता है। अब ये जो परागन है ये दो प्रकार के होते हैं। अब कोई पूछेगा बाबू कि जयांग कौन सा अंग है, कौन सा अंग है, हाँ, मादा जनन अंग कौन सा अंग है, मादा जनन अंग है ना। और पूछेगा कि पुमंग कौन सा अंग है, नर जनन अंग है ना। देखिए यहाँ पर जो है इसको बोलता है
मादा युग्मक, इसको क्या बोलेंगे? मादा युग्मक बोलेंगे ना। ये भी कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए परागण कितने प्रकार के? तो ये भी होता है 2 प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के होता है? लिखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। साथ साथ लिखते चलिए। एक होता है स्वपरागन, स्वपरागन, स्वपरागन। एक होता है परपरागन, परपरागन। एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। परागन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। तो स्वपरागन मतलब क्या होता है और परपरागन मतलब क्या होता है? देखिए, इसको मिटाएं, हो गया। चलिए छूटने न रहा है। अब देखिए स्वपरागन क्या हुआ भाई? तो देखिए, मान लिया जाए ये पौधा है, ठीक है। ये पौधा है, बहुत सारा कनी तनी फेंका हुआ है, ठीक है। और इस पर फूल आ गया है, मान लीजिए कि फूल आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बीज है, इसमें कोची है? बीज है। और ये बीज उछल के यहाँ से कहाँ आ जाए? एक ही पौधा का, ध्यान से सुनिएगा, इसी पौधा का यही बीज उछल के इस फूल पर आ जाए तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। उसको क्या बोलेंगे? मतलब खुद अपने ही पेड़ से या अपने ही फूल के बीज से नर जननांग तक क्या हो जाए, मादा जननांग तक क्या हो जाए? पहुंच जाए तो उसको बोलेंगे स्वपरागन। स्व माने अपना, अपना पौधा से ही, अपना थी से ही पहुंच जाए वहां पर तो बोलेंगे स्वपरागन। और एक पौधा और लेते हैं, ये फूल है और ये बीज है, वही जाति का, यही मान लीजिए बैगन है तो ये भी क्या है? बैगन ही है, बैगन का ही पेड़ है। अब ये बीज उछल के इसके फूल पर आ जाए तो क्या हो जाएगा? परपरागन। पर माने होता है दूसरा, पर मतलब क्या हो गया? दूसरा। मतलब अपना बीज इसको उछल के नहीं आया है, किसका बीज चला गया उछल के? दूसरे पौधे वाला बीज चल गया दूसरा पर, तो हो जाएगा परपरागन। हो जाएगा, तब हो जाएगा परपरागन। तो लिखिएगा स्वपरागन, पहले लिखिएगा, स्वपरागन। परागकण की वैसी घटना, परागकण की वैसी घटना परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण, परागकण की वैसी घटना, परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण, परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे स्वपरागन कहते हैं, है ना? तो उसे स्वपरागन कहते हैं। लिखे, परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे स्वपरागण कहते नहीं। परागकण की वैसी घटना जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब लिखिएगा परपरागण। पर मतलब होता है दूसरा, मैंने ऊंची जाति का है, दोनों एक ही जाति का पौधा है, इसका बीज इसके फूल पर चला जाए तो उसको बोलेंगे परपरागण। लिखिएगा जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे। जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे परपरागण कहते हैं। जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे परपरागण कहते हैं। जब किसी परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो उसे परपरागण कहते हैं। कहानी हो गया, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हो गया खत्म। क्या इसमें कोई दिक्कत? देखिए पुष्पी पादप में 4 अंग बताए, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और जयांग, यही बताए। 4 गो है, उसमें 2 गो था सहायक अंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ये दोनों का काम है जनन अंग की सहायता करना। जनन अंग 2 प्रकार के, जयांग और पुंकेसर। पुंकेसर है नर जनन अंग और जयांग है मादा जनन अंग। पुंकेसर को में एक कण होता है, वही होता है क्या, नारीगुमक होता है, जो थैली के अंदर होता है न। और वो जो लंबे जैसा नाली जैसा संरचना बताए वो क्या होता है, जयांग होता है न। उसी के अंदर बीजांड रहता है, बीज रहता है, भ्रूणकोश रहता है, वही आकर के क्या होता है, मिलता है न, तो फल का निर्माण होता है। अब वो फल जब बीज आकर के ये फूल है, ये बीज इस पर जाता है तो उसको बोलते हैं परागण। तो क्या बोलते हैं, परागण। इसका बीज यहाँ से कहाँ चला गया, फूल पर चला गया तो उसको बोलेंगे परागण। अब वो परागण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं स्वपरागण, एक होते हैं परपरागण। जब अपना पौधा का अपना फूल से अपना बीज ही क्या हो जाए, चला जाए तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। उसी जाति का दूसरा पौधा कि इसका बीज उसके फूल पर चला गया तो बोलेंगे, कोई दिक्कत, चकाचक। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन क्या हो गई, खत्म। अब आपको पढ़ना है पुष्प मनुष्य का प्रजनन अंग, ठीक है, जो कि कल होगा, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है बाबू, धन्यवाद।